अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। सत्तार साहब मुझे कह रहे थे तुम एक बड़े अहम मिशन पर भेजा जा रहा है। सत्तार साहब इतना कहकर खामोश हो गए। मैं भी खामोश था। मैं इनकी जबान से सुनना चाहता था इस बार मुझे किस किस्म के अहम मिशन के लिए भेजा जा रहा है। मेरे लिए हर मिशन अहम होता है, लेकिन सत्तार साहब ने इस बार खुद अपनी जबान से कहा था कि एक अहम मिशन है। सत्तार साहब ने एक दो लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहा, यह मिशन इस एतबार से भी अहम है कि इसमें तुम्हारी जहानत और तुम्हारी सुराग रसानी की सलाहियतों को भी इम्तिहान है। इसके बाद सत्तार साहब ने एक बार फिर सिलसिला कराम रोक दिया और सिरहाने के नीचे से सिगरेट का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट फुलगाया और मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोले, इस हकीकत से तुमसे ज्यादा और कौन बाखबर होगा कि भारत ने शुरू दिन से ही पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं किया। वो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक अपनी मज़मूम कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी तरह से पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म कर दिया जाए। इसने कई बार अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमला भी किया, लेकिन हर बार इसे शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। भारत के जहारियाना अज़ाइम में कभी वाक़या नहीं हुई, बल्कि इन अज़ाइम में पहले से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार हो गई है। एटमी ताकत बनने के बाद वो ताकत के नशे में अपने आप से बाहर हो रहा है। अगर इसके जवाब में पाकिस्तान भी एटमी धमाके ना करता तो भारत हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकता था। इसके बावजूद वो अपनी एटमी ताकत को जदीद से जदीद तरीन मौलिक टेक्नोलॉजी में दिन रात इजाफा करने में मसरूफ़ है। पाकिस्तान भारत के इन मज़मूम अज़ाइम से बेखबर नहीं है। पाकिस्तान अपनी बका और सलामती के लिए दुश्मन की नकलो हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए है। इसके हर नए हरबे को नाकाम बनाने के वास्ते जवाब इकदाम के लिए अपने आप को तैयार रखता है। अपने दिफा के लिए पाकिस्तान को ऐसा करना पड़ता है। इसके लिए हमें भारत की खुफिया एजेंसियों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। इस सिलसिले में हमें अपने खुफिया ज़राए से मालूम हुआ है कि भारत की हुकूमत ने अपने हलीफ और आलम इस्लाम के दुश्मन इसराइल की मदद से फ्रांस की हुकूमत से एक खुफिया मुआहदा किया है, जिसकी रूह से भारत में भारी मिकदार में न्यूक्लियर मटीरियल इसराइल की तवस्सुत से हासिल कर रहा है। ये न्यूक्लियर मटीरियल भारत की एटमी ताकत में इस कदर इजाफा कर देगा कि वो जितने चाहे न्यूक्लियर बम बना सकता है। उनमें से हर बम हिरोशिमा पर गिरने वाले एटम बम से 1000 गुना ताकतवर होगा। तार साहब ने सिगरेट का कश लगाने के लिए सिलसिला कलाम थोड़ी देर के लिए मुंतका किया तो मैंने इनसे पूछा कि अमरीकी CIA इस खतरनाक मुआहदे से बेखबर है। सत्तार साहब बोले, ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका के खुफिया इदारे को खबर न हो, लेकिन अमेरिका खामोश है इसलिए कि अमेरिका इस्लाम का दुश्मन नंबर 1 है। मुसलमानों के खिलाफ भारत को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर देखना चाहता है। मैंने दूसरा सवाल किया, क्या ये न्यूक्लियर मटीरियल इंडिया पहुँच चुका है? सत्तार साहब ने कहा, नहीं। सत्तार साहब ने कहा, हमारी खुफिया इतला के मुताबिक ये न्यूक्लियर मटीरियल इसी हफ्ते भारत पहुंच जाएगा। इसके फ़ौरन बाद इसकी प्रोसेसिंग का काम शुरू हो जाएगा। मैंने पूछा, ये एटमी मवाद कैसे इंडिया लाया जा रहा है, कहाँ लाया जाएगा और इसकी प्रोसेसिंग का अमल किस मकाम पर होगा? सत्तार साहब बोले, वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये एटमी मवाद इंतहाई खुफिया तरीके से भारत लाया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे आदमियों को भी इल्म नहीं हो सका कि ये मवाद भारत में समुद्री रास्ते से दाखिल होगा या इसे हवाई रास्ते से लाया जाएगा। लेकिन किस जगह पहुंचाया जाएगा और किस जगह इसकी प्रोसेसिंग का अमल शुरू होगा, ये सारी रिपोर्ट हमें हासिल हो गई है। अब मेरी बात गौर से सुनो। वस्ती भारत के जनूब मशरकी खित्ते में सूबा आंध्र प्रदेश वाक़या है। ये 47 से पहले भारत में मुसलमानों की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत थी। भारत ने आज़ादी मिलने के बाद इस पर चारों तरफ से चढ़ाई कर दी, हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया और दक्कन की आलमगीर शोहरत की हामिल इस्लामी रियासत पर कब्जा कर लिया। इसे सूबा आंध्र प्रदेश का नाम दे दिया गया। हैदराबाद इस सूबे का सदर मकाम है। हैदराबाद से अगर हम रेलगाड़ी में बैठकर जनूब की तरफ जाएं तो आगे विजयवाड़ा का शहर आता है, जो बहुत बड़ा शहर है। विजयवाड़ा से थोड़े ही फासले पर गंटोर नाम का एक साहिली शहर है, जो भारत के मशरिकी साहिल की एक बंदरगाह भी है। हैदराबाद दक्कन से गंटोर की बंदरगाह तक का फासला इतना ही है जितना लाहौर और रावलपिंडी का दरमियानी फासला है। इस बंदरगाह के जनूब में 6-7 मील दूर बेशुमार छोटी बड़ी चट्टानें फैली हुई हैं। इनमें से एक ऊंची चट्टान पर एक पुराने लाइट हाउस का मीनार है। ये लाइट हाउस मुद्दत हुई बंद हो चुका है, अब इस पर रोशनी नहीं होती। इसकी जगह वहां से बहुत दूर आगे समंदर में अंदर जाकर दूसरा लाइट हाउस तामीर किया गया है। यह पुराना लाइट हाउस वीरान पड़ा है। हमें बताया गया है कि इस लाइट हाउस के नीचे जो तहखाना है, वहाँ कभी लाइट हाउस का स्टोर था। वहाँ खुफिया तौर पर एक आर्जी लेबॉर्ट्री बनाई गई है, जहाँ इंतहाई राजदारी में फ्रांस से दरामद किए जाने वाले न्यूक्लियर मटीरियल की प्रोसेसिंग का काम होगा। सत्तार साहब ने कहा, इस बारे में कतई तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यकीनी तौर पर इस पर काम करने के लिए 2.5-3 माह ज़रूर लगेंगे, क्योंकि ये बड़ा नाजुक और हसास अमल होता है। इतने अब्दुल्ला चाय की चैन को 2 प्यालियाँ लेकर आ गया। सत्तार साहब खामोश हो गए। अब्दुल्ला चाय का सामान रख कर चला गया तो इन्होंने अपने और मेरे लिए प्यालियों में चाय डाली और कहने लगे, यहाँ बस ऐसी ही चाय मिलती है। फिर मुस्कुराते हुए बोले, मियाँ तुम्हें यहाँ अपने रेस्ट हाउस वाली चाय पेश नहीं कर सकता। मैंने कहा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द रेस्ट हाउस में बैठकर भी चाय पियेंगे। सत्तार साहब ने चाय के 2-3 घूंट भरे और प्याली तपाई पर रखते हुए कहा, मेरा ख्याल है मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ बताया है इसे तुमने अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिया होगा। जी हाँ, आप फिक्र न करें, मैंने जवाब दिया।
सत्तार साहब ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें पुराने लाइट हाउस वाले तहखाने को न्यूक्लियर मटेरियल समेत धमाके से उड़ाना है, लेकिन इससे भी अहम मिशन ये है कि तुम्हें इस न्यूक्लियर मटेरियल का खुफिया कोड नंबर मालूम करना है। जब इस किस्म का एटमी मवाद किसी दूसरे मुल्क को बरामद किया जाता है तो इसका एक खुफिया कोड नंबर होता है। ये खुफिया कोड नंबर बरामद करने वाले मुल्क के साइंसदानों ने न्यूक्लियर मवाद की पूरी कुव्वत और उसकी मौलिक सलाहियतों के सामने रखा होता है। चुनाचे इसकी प्रोसेसिंग का अमल भी इसी नंबर के हवाले से और इसी के मुताबिक काम करने वाले फार्मूले के जरिए किया जाता है। ये एक तरह से टेक्निकल नंबर होता है। अगर हमें ये खुफिया कोड नंबर दस्तयाब हो जाता है तो हम इस न्यूक्लियर मवाद से तैयार होने वाले हथियारों और मिसाइलों को बड़े आसानी से तोड़ कर सकते हैं और इस तरह से हम दुश्मन के इस तबाहकुन हरबे को बेअसर करने में कामयाब हो सकते हैं। चुनाचा तुम्हारे सामने इस वक्त 2 मिशन है। नंबर 1, तुम्हें गंटोर की बंदरगाह के साहिली समंदर वाले पुराने लाइट हाउस को इस वक्त धमाके से तबाह करना है जिस वक्त इसके तहखाने में न्यूक्लियर मटेरियल की प्रोसेसिंग का काम जारी हो। नंबर 2, तुम्हें इस न्यूक्लियर मवाद को खुफिया कोड नंबर हासिल करना है। मैंने सवाल किया, ये न्यूक्लियर मटेरियल किस शक्ल में है और किस हालत में वहाँ स्टोर किया जाएगा? सत्तार साहब बोले, मुझे यही बताया गया है कि यह मवाद बड़े बड़े सिलेंडरों की शक्ल में भारत पहुंचाया जाएगा। इन सिलेंडरों की तादाद 10 भी हो सकती है और 12 भी हो सकती है। ये सिलेंडर पुराने लाइट हाउस के तहखाने में रखे जाएंगे। मैंने पूछा, जब हम लाइट हाउस को उड़ा देंगे तो क्या ये सिलेंडर भी साथ ही फट जाएंगे? सत्तार साहब बोले, ये सिलेंडर बड़े ज़बरदस्त धमाकों के साथ फटेंगे। क्या इनके फटने से तापकारी भी फैलेगी? मैंने पूछा। सत्तार साहब कहने लगे, मैंने भी अपने मुतल्लिका खुफिया इदारे से पूछा था। मुझे बताया गया है कि न्यूक्लियर मवाद वाले सिलेंडर बारूद के धमाके से फटेंगे और बड़े क़यामत के धमाके से फटेंगे, लेकिन इनसे तापकारी पैदा नहीं होगी क्योंकि अभी ये मटेरियल खाम होगा। सिलेंडरों के फटने से ये मटेरियल जलकर राख ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इसका एटमी मवाद धमाका नहीं करेगा। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगे। सत्तार साहब बोले, जाहिर है कि ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते। इतने बड़े मिशन के लिए तुम्हारे साथ किसी गाइड या मददगार का होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ऐसे आदमी का होना लाजमी है जो इस इलाके की ज़बान रवानी से बोल सकता हो और जो इस सारे इलाके से वाकिफ़ भी हो। यही बात मैं आपसे पूछने वाला था। मैंने कहा। सत्तार साहब कहने लगे, तुम इसकी फ़िक्र न करो, इसका पूरा इंतज़ाम कर दिया जाएगा। तुम मुंबई से हैदराबाद और हैदराबाद दक्कन से विजयवाड़ा तक अकेले सफ़र करोगे। विजयवाड़ा के स्टेशन पर तुम्हें हमारा एक आदमी मिलेगा। इसकी फ़ोटो तुम्हें दिखा दी जाएगी और इसे भी तुम्हारी फ़ोटो पहुंचा दी जाएगी। इसके बावजूद तुम्हारे दरमियान खुफिया कोड जुमलों का तबादला होगा ताकि एक दूसरे की शनाख्त मुकम्मल तौर पर हो जाए। इस आदमी का नाम मैं तुम्हें अभी बताए देता हूँ। सत्तार साहब ने जो मुझे इस आदमी का नाम बताया वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। मैं इसका फ़र्जी नाम रख लेता हूँ। यूँ समझ लें इस मुजाहिद का नाम हाशिम खान है। सत्तार साहब ने मुझे हाशिम का हुलिया ज़बानी भी बता दिया और कहने लगे, हाशिम खान धमाका खेत मवाद तैयार करने का माहिर है और इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती और बका की खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने का जज्बा रखता है। विजयवाड़ा के स्टेशन से वो खुद तुम्हारी रहनुमाई करेगा। अब मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें इसके बाद क्या करना होगा। हाशिम खुद तुम्हें गाइड कर लेगा। मैंने पूछा, आपके ख्याल में मुझे कब इस मिशन पर रवाना होना चाहिए? क्योंकि बकौल आपके फ्रांस से खतरनाक न्यूक्लियर मटेरियल की भारत में दरामद अभी 2-3 हफ्तों बाद होगी। सत्तार साहब बोले, भाई वहाँ तुम लोगों को बहुत तैयारी करनी होगी, तुम्हें वहाँ पहले से पहुँच जाना चाहिए। मैंने कहा, आप हुक्म करें, मैं आज ही जाने को तैयार हूँ। सत्तार साहब कुछ सोचकर कहने लगे, मुंबई सेंट्रल से दक्कन क्वीन रात के 10 या 10:15 बजे चलती है। सरदार जी तुम्हें यहाँ तक लाए हैं, वही तुम्हें अपनी हिफाजत में ट्रेन में सवार करा देंगे। वो सारा दिन मैंने सत्तार साहब की खुफिया क़यामगाह में गुजारा। रात को हम दोनों ने कोच में बैठकर इकट्ठे खाना खाया और आइंदा के मिशन के बारे में मजीद गुफ्तगू करते रहे। सत्तार साहब ने एक आदमी के हाथ से एक सरदार को पैगाम भिजवा दिया था। वो ठीक रात के 8:30 बजे अपनी पुरानी सी गाड़ी लेकर आ गया। सत्तार साहब ने मुझे एक लिफाफा थमाते हुए कहा, इसमें तुम्हारे अखराजात के लिए कुछ रकम है, बाकी तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी हाशिम खान फ़ौरन मुहैया कर देगा, इसकी तुम फिक्र न करो। विजयवाड़ा में तुम लिबास भी तब्दील कर लेना। अब जाओ, अल्लाह के हवाले, खुदा तुम्हें अपने मिशन में कामयाब करे। मैं सत्तार साहब से हाथ मिलाकर गाड़ी में बैठ गया। सरदार जी पहले से गाड़ी में बैठे हुए थे। इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चल पड़ी। सरदार जी रात के अंधेरे में एक निस्बतन खुले रास्ते से गए। इस तरफ दरख्त इतने ज़्यादा नहीं थे। हमें मुंबई शहर के आसपास के इलाके में पहुंचते पहुंचते रात के 9:45 बज गए। जिस वक्त हम लोग मुंबई सेंट्रल के स्टेशन पर पहुंचे तो स्टेशन की घड़ी रात के 10 बजा रही थी। स्टेशन पर काफ़ी रश था। सरदार जी ने मुझे एक तरफ स्टूल के पीछे खड़ा होने को कहा और खुद टिकट लेने चले गए। थोड़ी देर के बाद वो टिकट लेकर वापस आ गए और बोले, ट्रेन ठीक वक्त पर रवाना हो रही है। इस प्लेटफार्म पर दक्कन क्वीन खड़ी थी, वहाँ काफ़ी मुसाफिर थे। मैं इर्द गिर्द के माहौल का भी जायजा ले रहा था। प्लेटफार्म पर हस्ब मामूल रेलवे पुलिस के सिपाही इधर उधर मौजूद थे। मिलिट्री पुलिस का कोई जवान नजर नहीं आ रहा था। मैं ट्रेन के एक 3rd क्लास के डब्बे में सवार हो गया। सरदार जी कहने लगे, ट्रेन सुबह के वक्त हैदराबाद पहुंचेगी, यही गाड़ी आगे विजयवाड़ा भी जाएगी। इसके बाद सरदार जी ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाल कर मुझे दिया और आहिस्ता से कहा, इसमें अपने आदमी की फ़ोटो है जो तुम्हें विजयवाड़ा के स्टेशन पर लेने आएगा। इसे तुम्हारी फ़ोटो पहुंचा दी गई है, बाकी खुफिया कोड के अल्फाज ये होंगे। इसके बाद सरदार जी ने मुझे एक मुख्तसर सा जुमला बताया और कहा, यह जुमला अपने आदमी हाशिम खान से तुमने बोलना है, इसके जवाब में वो तुम्हें जुमला बोलेगा। सरदार जी ने वो जुमला भी मुझे बता दिया जो हाशिम खान के जवाब में मुझे मिलना था।
सरदार जी ने कहा, इन जुमलों को अच्छी तरह याद कर लेना। इतनी देर में गाड़ी ने सीटी बजा दी। जो मुसाफिर प्लेटफार्म पर खड़े थे वो दौड़कर ट्रेन में सवार हो गए। चंद लम्हों के बाद ट्रेन मुंबई सेंट्रल के स्टेशन से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। मैंने सबसे पहले सरदार जी का दिया हुआ लिफाफा खोलकर इसमें से हाशिम खान की फोटो निकाल कर देखी। 40-45 साल का आदमी लगता था। दाढ़ी मूछें साफ थी, नक्श बड़े तीखे थे और आंखों में जहानत की चमक थी। सर के बाल घने और घुंघरियाले थे, रंग गहरा सांवला लगता था। ये वही शख्स था जो विजयवाड़ा के स्टेशन पर मुझसे मिलने वाला था और जिसने इस मिशन में मेरे गाइड और मददगार का अहम रोल अदा करना था। मैंने इसकी शक्ल अच्छी तरह से ज़हन में नक्श कर ली। दूसरा लिफाफा खोला जो मुझे सत्तार साहब ने दिया था। इस लिफाफे में 100 10 रुपए के नोटों की शक्ल में 4000 रुपए थे। मैंने दोनों लिफाफे अपनी ठंडी जैकेट के अंदर वाली जेब में संभाल कर रख ली। दक्कन मेल या दक्कन क्वीन पूरी रफ्तार से रात की तारीकी में किसी जंगल में से शोर मचाती गुजर रही थी। डब्बे में ज्यादातर मुसाफिर दरमियाने तबके और मजदूर पेशा मुसाफिर थे। कुछ ऊपर बर्थ पर सोने के वास्ते चढ़ गए थे, कुछ बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कुछ अपनी अपनी सीट पर ऊँग रहे थे। मैं खिड़की वाली सीट पर सर खिड़की से लगाए खामोशी से बैठा बाहर देख रहा था। जो अहम तरीन मिशन मुझे दरपेश था इसके नशीब फराज पर गौर कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि ये एक अहम तरीन मिशन था और इसमें कमांडो ऑपरेशन के साथ बड़ी होशियारी से जासूसी और सुराग रसानी की भी जरूरत थी। हैदराबाद दक्कन के इर्द गिर्द के जंगलात से मैं वाकिफ था, लेकिन साहिली इलाके गंटोर की तरफ जाने का ये मेरा पहला मौका था। इतना मैं जानता था कि इस इलाके को आंध्र प्रदेश कहा जाता है और यहाँ तामिल के अलावा तेलुगु जबान भी बोली जाती है, बल्कि इस इलाके की अक्सरियत की जबान तेलुगु ही थी। इसके नीचे तमिलनाडु का सूबा था जिसका सदर मकाम मद्रास था। तमिलनाडु में तमिल जबान बोली जाती है। आंध्र प्रदेश वाले अपनी तेलुगु जबान के बारे में बड़े ताज्जुब की हद तक एहसास करते हैं। तमिल जबान को वो दूसरे मुल्क की जबान समझते हैं। जबान के मामले में दोनों सूबों को यानी सूबा आंध्र प्रदेश और सूबा तमिलनाडु की आपस में दीरानत चपकलश भी चली आ रही थी। मैं थोड़ी थोड़ी तेलुगु जबान समझ लेता था जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, मगर मद्रास की जबान तामिल से मुझे कुछ वास्ता नहीं था। वो मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। सूबा आंध्र प्रदेश में मुसलमान काफ़ी तादाद में थे और वहाँ के कल्चर और तहजीब व तमद्दुन पर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का असर नुमाया था। इसकी वजह यह थी कि इस सूबे पर निज़ाम हैदराबाद के ख़ानदान ने सदियों तक हुकूमत की थी। यहाँ की मस्जिदों और तारीखी इमारतों में इस्लामी तर्ज तामीर का रंग गालिब था और तेलुगु के अलावा उर्दू ज़बान भी आम बोली और समझी जाती थी। इस्लामी अहद में दक्कन ने उर्दू ज़बान और अदब के लिए बेमिसाल तारीखी काम किया था, बल्कि कहा जाता है कि उर्दू ज़बान का पहला शायर दक्कन में ही पैदा हुआ था जिसने उर्दू की पहली गज़ल लिखी थी। एक और बात मैं यह बयान करता चलूँ कि हैदराबाद दक्कन में मशरिकी वस्ता, मिस्र, शाम और शमाली अफ्रीका के कई ख़ानदान भी सदियों से आबाद चले आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि निज़ाम दक्कन यानी सल्तनत आसफिया के दरबारी उमरा और फौज में इन मुल्कों के सिपाही, गुलाम, कनीज़े और दानिश्वर लोग मुलाजिम थे। इनकी नस्लें अब तक यहाँ आबाद थीं और आजकल भी आबाद हैं। हाशिम खान की फ़ोटो में इसके घुंघरियाले और सियाबाल देखकर मुझे ये ख्याल आया था कि शायद इस मुजाहिद का ताल्लुक भी निज़ाम हैदराबाद की फ़ौज के अफ्रीकी दस्ते से रहा होगा, या हो सकता है इसके वालिद सूडान के मुल्क से आकर दक्कन के शाही दरबार से वाबस्ता हो गए हों। ये बात भी याद रखने वाली है कि जब वो सन 1947 में भारत ने चारों तरफ से हैदराबाद दक्कन की रियासत पर चढ़ाई कर दी थी, तो दक्कन के मुसलमानों ने वसाइल की कमी के बावजूद भारतीय फ़ौज का डटकर मुकाबला किया था और सुल्तान टीपू शहीद की जुर्रत और शुजाअत की रिवायत को एक बार फिर जिंदा कर दिखाया था। लेकिन तोपों और टैंकों के मुकाबले में दक्कन के शेर दिल मुजाहिद रज़ाकार अपने मामूली असले के साथ ज़्यादा देर न ठहर सके और भारत ने रियासत पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों पर बेपनाह जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म कर दिया। ये भारत की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत हैदराबाद दक्कन की तारीख का आखिरी खूनी बाब है जिससे पाकिस्तान की नई नस्ल के नौजवान बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। ट्रेन अपने सफ़र पर रवां दवां थी। रात गहरी होती जा रही थी। कंपार्टमेंट के तकरीबन सभी मुसाफिर सो रहे थे। मौसम खुशगवार था। इस इलाके में वैसे भी सर्दी नहीं पड़ती थी। सर्दियों के मौसम में भी फ़िज़ा खुशगवार रहती है। गर्मी का मौसम ज़्यादा तवील होता है, फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिशें भारत के जनूबी इलाके में बहुत ज़्यादा होती हैं। मुझे नींद आने लगी थी। मैं भी डब्बे की खिड़की के साथ सर लगाए सो गया। किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती तो मेरी नींद टूट जाती और मैं माहौल का जायज़ा ले लेता। ट्रेन चलती तो मैं फिर सो जाता या ऊँघने लग जाता। इस तरह मैं अपनी नींद पूरी कर रहा था। इस तरह रात के अंधेरे में ट्रेन का सफ़र भी जारी था। किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि आसमान पर सुबह की सफ़ेदी फैल रही थी और बाहर मकान और इमारतें नजर आ रही थी। मालूम हुआ कि हैदराबाद का स्टेशन आ रहा है। ट्रेन हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर पहुंचकर रुक गई। काफ़ी बारौनक और वसी और रिज प्लेटफार्म था। यहाँ से मुझे विजयवाड़ा जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन से उतरकर मैंने टी स्टॉल पर खड़े होकर चाय का गिलास लिया और स्टॉल वाले से विजयवाड़ा जाने वाली गाड़ी के बारे में पूछा। इसने बताया कि दिन के 8:15 बजे प्लेटफार्म नंबर 5 से विजयवाड़ा जाने वाली गाड़ी चलेगी। यहाँ सब लोग उर्दू में बात कर रहे थे। तेलुगु जबान भी सुनने में आ रही थी, मगर उर्दू बोलने वालों की तादाद ज़्यादा थी। ये लोग जाहिर है मुसलमान थे। यहाँ मुसलमानों का पहनावा अचकन है। मुसलमान सुर्ख तुर्की टोपी भी पहनते हैं। मैंने स्टेशन पर ही थोड़ा बहुत नाश्ता किया और प्लेटफार्म नंबर 5 पर आकर एक कोने में बैठ गया। ट्रेन के आने में अभी 1 घंटा बाकी था। मैंने अंग्रेजी का एक अखबार खरीद लिया और बेंच पर बैठा इसे पढ़ता रहा।
दरमियान में मैं अखबार से नजरें हटा कर दाएं बाएं देख भी लेता था कि कहीं कोई खुफिया पुलिस वाला आदमी तो मेरे पीछे नहीं लगा हुआ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं हुई थी। किसी न किसी तरह 1 घंटा भी गुजर गया और विजयवाड़ा जाने वाली गाड़ी आ गई। इस ट्रेन में भी भारत की दूसरी रेलगाड़ियों की तरह काफ़ी रश था। मैं एक डब्बे में बैठ गया। ट्रेन हैदराबाद के स्टेशन पर काफ़ी देर खड़ी रही, फिर रवाना हो गई। ये सारा सतह मर्तफा का इलाका था। खेत भी थे मगर ज़्यादा ज़मीन पथरीली थी। ताड़ और नारियल के दरख्त ज़्यादा दिखाई देते थे। ऊंचे ऊंचे टीले भी थे। आसमान साफ था, धूप निकली हुई थी। ट्रेन 12 बजे के करीब विजयवाड़ा पहुंची। ये शहर भी जनूबी भारत के अहम शहरों में से एक शहर है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है। समंदर के करीब होने की वजह से यहाँ मछली की बड़ी भारी मंडी है। यहाँ से जनूब की जानिब गंटोर, नीलोर और मद्रास को गाड़ियाँ जाती थीं। इस इलाके में दरिया गोदावरी समंदर में गिरता है। यहाँ मुझे हाशिम खान से मिलना था। मैं ट्रेन से उतरकर एक आईनी स्टोन के साथ लगकर खड़ा हो गया और आने जाने वाले को गौर से देखने लगा। इस ट्रेन को वहीं से हैदराबाद वापस जाना था। चुनाचा इसके पहले के मुसाफिर सारे के सारे उतर गए और हैदराबाद जाने वाले मुसाफिर सवार होने लगे। मैंने एक दरमियाने कद के आदमी को देखा कि वह हर डब्बे के करीब से गुजरते हुए अंदर झांक कर देख लेता था। इसे देखते ही मैंने हाशिम खान को पहचान लिया। घुंघरियाले सिया बाल, गहरी सांवली रंगत, ये मजबूत जिस्म वाला आदमी हाशिम खान ही था। मैं स्तून से हटकर आगे एक डब्बे के करीब जाकर खड़ा हो गया। हाशिम खान डब्बों में झांकता हुआ मेरे करीब आकर ठिठक गया। इसने भी मुझे पहचान लिया था क्योंकि मेरी फोटो इसके पास पहुंच चुकी थी। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे को तकते रहे। फिर हाशिम खान मुझे इशारे से एक तरफ ले गया। इसने कोर्ट का खुफिया जुमला बोला। इसके जवाब में मैंने भी खुफिया जुमला बोल दिया। इसके बाद हाशिम खान ने मुझसे हाथ मिलाया और उर्दू में कहा, मेरे साथ आ जाओ। हाशिम खान ने सिया पत्तून और भूरे रंग की बस शर्ट पहनी हुई थी। वो मुझे माल गोदाम वाले छोटे दरवाजे में से बाहर ले गया। बाहर एक तरफ टैक्सी खड़ी थी। हाशिम खान ने कहा, ये मेरी अपनी टैक्सी है, मैं यहाँ टैक्सी चलाता हूँ। मैं खामोशी से हाशिम खान के साथ टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी एक तरफ रवाना हो गई। इससे पहले मुझे इस शहर में आने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। टैक्सी शहर की बड़ी सड़क पर आ गई जिस पर भारी ट्रैफिक गुजर रही थी। हाशिम खान ने कहा, यह सड़क गंटोर को जाती है। मैं सड़क के दोनों जानिब इन दरख्तों को देख रहा था जिन्होंने सड़क पर साया कर रखा था। कुछ दूर चलने के बाद दरख्तों के झुंड खत्म हो गए और हमारी गाड़ी निस्बतन कम आबादी वाले इलाके में से गुजरने लगी। दोनों जानिब खेत भी थे, दूर दूर इमारतें भी थीं और इनके अक्स में भूरे रंग की पहाड़ियाँ थीं जो शुमाल मशरिक की तरफ पीछे हटती चली गई थी। शहर की आबादी बहुत पीछे रह गई थी और गाड़ी वीरान इलाके में दाखिल हो गई थी। सामने 2-3 छोटी पहाड़ियाँ थीं। इनके दरमियान खुरदुर झाड़ियाँ और दरख्त थे। हाशिम खान बोला, हमें इन पहाड़ियों के पीछे जाना है। इन पहाड़ियों के पीछे एक तालाब था जिसके किनारे पर ऊंची घास और झाड़ियाँ थीं। तालाब के अक्स में 3 की छत वाला एक गिरासा था। बाहर एक गाड़ी का ढांचा एक तरफ पड़ा था। करीब ही 2 स्कूटर थे जिनमें से एक का अगला टायर गायब था और दूसरे की गद्दी उखड़ी हुई थी। साफ लगता था ये कोई ऑटो वर्कशॉप है। हाशिम खान ने गाड़ी एक तरफ करके खड़ी कर दी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर गैराज में से एक मिस्त्री टाइप का आदमी बाहर निकला। इसके हाथ में पाना था जिसे टायरों के पेच वगैरह कसे जाते हैं। इसने तेलुगु जबान में कुछ कहा। हाशिम खान ने इसी जबान में कोई जवाब दिया। वो आदमी गैराज में वापस चला गया। हाशिम खान ने मुझसे कहा, ये अपना सिक्योरिटी गार्ड है और मुसलमान है। मैंने टैक्सी में से बाहर निकलते हुए पूछा, ये वर्कशॉप इसी की है? हाशिम खान ने आहिस्ता से कहा, यह वर्कशॉप नहीं है। मैं हाशिम खान के पीछे पीछे वर्कशॉप में दाखिल हो गया। वहाँ दीवार के साथ 2-3 ड्रम रखे हुए थे। एक मैली सी मेज़ पर गाड़ियों की मरम्मत करने वाले औजार भी पड़े थे। फिजा में पेट्रोल और डीजल की आयल की बू फैली हुई थी। वर्कशॉप के अगली दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा था। मिस्ट्री टाइप का आदमी जो सिक्योरिटी गार्ड था दरवाजे के पास खड़ा था। इसने दरवाज़ा खोल दिया। हाशिम खान और मैं दरवाजे में से दाखिल हो गए। दूसरी जानिब एक तंग सी कोठरी थी जिसमें गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के पुराने टायरों का कोने में ढेर लगा हुआ था। दीवार के साथ एक धीमा सा बल्ब जल रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने वर्कशॉप का दरवाज़ा बंद कर दिया था और खुद बाहर ही रहा। हाशिम खान टायरों के ढेर के पीछे आ गया। मैं इसके साथ था। हाशिम खान ने एक जगह से 3-4 टायर को हटाया। इसके नीचे फर्श था। फर्श लकड़ी का था। हाशिम खान ने झुककर एक जगह से फर्श का तख्ता उठा दिया और मुझसे कहा, हम नीचे जाएंगे। नीचे एक सुरंग बनी हुई थी। ये कुदरती सुरंग लगती थी। यहाँ भी छत पर एक मध्यम बल्ब रोशन था। सुरंग की दीवारों में से पत्थर बाहर को निकले हुए थे। यह पहाड़ों के नीचे बनी हुई कोई कुदरती सुरंग लगती थी। 15-20 कदम चलने के बाद सुरंग एक जानिब मुड़ गई। आगे दीवार में एक दीना ऊपर को जाता था। हाशिम खान और मैं दीना तय करके ऊपर एक कमरे में आ गए। आमने सामने दीवारों के साथ बांस की 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थी। दरमियान में एक नीची पुरानी मेज थी। कोने में लकड़ी की बोसीदा सी अलमारी थी। सिर्फ एक दीवार में छत के करीब रोशनदान था जिसमें से दिन की रोशनी नजर आ रही थी। हाशिम खान चरपाई पर बैठ गया। मैं भी सामने वाली चरपाई पर बैठ गया। हाशिम खान बोला, यह हमारा खुफिया हाइड आउट है। सामने वाली दीवार में एक खिड़की थी जो बंद थी। मैंने पूछा, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी है? हाशिम खान ने खिड़की की तरफ इशारा किया। इस खिड़की में से बाहर को रास्ता जाता है मगर ये खुफिया रास्ता है और घने जंगल में जाकर निकलता है। मैंने पूछा, इस तरफ सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? पुलिस इस तरफ से भी तो हमला कर सकती है। हाशिम खान मुस्कुराने लगा। बोला, ये रास्ता जंगल की एक गहरी घाटी में जाता है। घाटी के दोनों जानिब हमारे मुसल्लह मुजाहिद दिन रात मौजूद रहते हैं। इतने में खिड़की का एक पट खुला और एक आदमी अंदर आ गया। इसने खाकी रंग की बुशर्ट पहनी हुई थी। इसी रंग की पत्तून भी पहन रखी थी।
मजबूत बदन का आदमी था, उम्र 35 और 40 के करीब होगी। इसने आकर मुझसे हाथ मिलाया और मेरे पास चारपाई पर बैठते हुए उर्दू में कहने लगा, तुम्हारे मिशन के बारे में हमें तमाम तफसीलात मिल गई हैं। इस सिलसिले में हमने इब्तदाई तहकीकात का काम भी मुकम्मल कर लिया है। ये मिशन अपनी नोयत के एतबार से कुछ पेचीदा है, क्योंकि हमें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कौन लोग हैं जो गंटोर के पुराने लाइट हाउस के तहखाने में न्यूक्लियर मटीरियल की प्रोसेसिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे, लेकिन हमारे आदमी इसका बहुत जल्द पता चला लेंगे। मैंने कहा कि आप पुराने लाइट हाउस के तहखाने में प्रोसेसिंग प्लांट का ज़रूरी सामान लगा दिया गया है। इस मुजाहिद ने मुझे अपना नाम हाथ मिलाते वक्त बताया था, लेकिन मैं इसका असली नाम नहीं बताऊंगा। इसका फ़र्जी नाम मुराद खान रख लेते हैं। मुराद खान कहने लगा, पुराने लाइट हाउस के तहखाने और उसके आसपास के इलाके से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। हम इसी इलाके के रहने वाले हैं और मछली के शिकार को भी कभी कभी पुराने लाइट हाउस के पास जाया करते हैं। एक दो बार तहखाने में भी उतरे थे। जब तुम्हारे मिशन के बारे में हमें रिपोर्ट मिली तो हम मछली के शिकार के बहाने पुराने लाइट हाउस पर पहुंच गए थे, ताकि मालूम कर लें कि क्या वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है। हमने देखा है कि पुराने लाइट हाउस के चारों तरफ 100-150 फुट के अहाते में 10-12 फुट ऊंची खारदार बाड़ लगा दी गई है। एक तरफ 2 फौजी ट्रक खड़े हैं और 3-4 फौजी एक जगह मोर्चे खोद रहे हैं। 2 फौजी खारदार बाड़ के गेट पर पहरा दे रहे थे। हम करीब से गुजरे तो फौजियों ने हमें वहाँ से चले जाने का हुक्म दिया। हम वहाँ से चले गए थे। मैंने कहा, लेकिन इस बात का सुराग लगाना बहुत ज़रूरी है कि पुराने लाइट हाउस के तहखाने में न्यूक्लियर मटीरियल पहुँचा है या नहीं। वो तो हम हर हालत में लगा लेंगे। मैंने तो तुम्हें सिर्फ मौजूदा सूरत हाल बतानी थी। मुराद खान बोला, इस वक्त हम तुम्हें सिर्फ यहाँ इसलिए लाए हैं कि एक तो तुमसे मुलाकात हो जाए और दूसरा तुम्हें अपने ये खुफिया हाइड आउट भी दिखाना था। ये वो जगह है जहाँ हंगामी सूरत हाल में हम में से कोई आकर छुप सकता है। मैं तुम्हें इसका जंगल वाला रास्ता भी दिखा दूंगा जिस रास्ते से मैं अंदर आया हूँ। अभी हाशिम खान तुम्हें इस जगह ले जाएगा जहाँ तुम्हारी रिहाइश वगैरह का इंतजाम किया गया है। मेरे साथ आ जाओ। हाशिम खान और मुराद खान मुझे साथ लेकर कमरे की कोठरी में से गुजर कर एक दूसरी सुरंग में से होते हुए इस पुरस्कार वर्कशॉप की पिछली जानिब जंगल में निकल आए। ये छोटा सा जंगल 2 पहाड़ी टीलों के दरमियान वाक़ था। हम दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए कच्ची सड़क पर आ गए। यहाँ आकर हाशिम खान ने कहा, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। वो चला गया तो मुराद खान कहने लगा, हम यहाँ अकेले नहीं हैं, हमारे दूसरे साथी भी हैं। वो वक्त के साथ साथ तुमसे मिलते रहेंगे। तमाम लोग अपने अंदर इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देने का जज्बा रखते हैं। इन सब का ताल्लुक दक्कन यानी आंध्र प्रदेश से है और तरबियत याफ्ता फौजी हैं। अपना हाशिम खान धमाका खेज मवाद तैयार करने में माहिर है। इस तरह दूसरे मुजाहिद भी अपने अपने काम के माहिर हैं। मैंने कहा, असला और धमाका खेज मटेरियल तैयार करने की टेक्निक दुनिया में बहुत तरक्की कर गई है और तैयार शुदा हालत में ऐसे टाइम बम और रिमोट कंट्रोल बम भी मिल सकते हैं जो साइज़ में माचिस की डिबिया के साइज़ के होते हैं, लेकिन तबाही में बड़े से बड़े बम भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। हमें ऐसे बम दस्तियाब हो सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुराद खान ने इसके जवाब में कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो। इस वक्त भारत के फौजी असला खानों में जदीद से जदीद तरीन असला और हर किस्म के तबाहकुन बम मौजूद हैं और इन असला खानों से हमने शब खून मार कर इतना असला और बम जमा कर रखे हैं जो कि इंडियन आर्मी की पूरी छावनी को तबाह करने के लिए काफ़ी है। ये सारा ज़ख़ीरा हमने एक जंगल में खुफिया जगह पर छुपा रखा है। तुम्हें वो भी दिखाया जाएगा। फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक तुम वहाँ से जो चाहो ले सकते हो। अगर इसके अलावा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो भी तुम्हें मुहैया कर दी जाएगी। इतने में हाशिम खान अपने पुराने मॉडल की टैक्सी लेकर आ गया। मुराद खान ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, हाशिम खान तुम्हें तुम्हारी नई रिहाइशगाह पर ले जाएगा। अभी तुम खाना वगैरह खाकर आराम कर लो, रात को मुलाकात होगी। मुराद खान ये कहकर फ़ौरन वापस चला गया। मैं हाशिम खान के साथ टैक्सी में बैठकर अपनी नई रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो गया। ये रिहाइशगाह वहाँ से 3-4 मील के फासले पर एक दरमियाने दर्जे की कॉलोनी के कोने में थी। नीचे स्कूटरों मोटरों वगैरह की मुरम्मत की दुकान थी और ऊपर रहने के लिए एक कमरा था जिसके साथ ही बाथरूम और छोटा सा बावर्ची खाना भी था। ऑटो वर्कशॉप में 2 लड़के एक रिक्शे के इंजन की मुरम्मत कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी करीब ही स्टूल पर बैठा बीड़ी पी रहा था। हाशिम खान को आते देख कर वो उठ खड़ा हो गया। हाशिम खान ने इससे कहा, शुभराती चाचा, हमारे साथ ऊपर आ जाओ। ऊपर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुराना सोफा और एक पलंग पड़ा हुआ था। पलंग पर बिस्तर भी लगा हुआ था। ऊपर आने के बाद हाशिम खान ने बूढ़े शुभराती चाचा से कहा, चाचा हमारे मेहमान हैं। बांग्लादेश में इनका बहुत बड़ा ऑटो वर्कशॉप है। यहाँ विजयवाड़ा में ये अपना एक वर्कशॉप खोलना चाहता है। ये कुछ रोज़ हमारे यहाँ ठहरेगा। इनका ख़ास ख्याल रखना। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपके सामने स्क्रीन पर हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, काइंडली इसको भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल की वीडियोस पर अपने फीडबैक से आगाह करें। आपकी हौसला अफजाई और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया।